हैं आप सभी के हम आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। बहुत ही अच्छा सेगमेंट है जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा सेगमेंट के साथ साथ बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व के भूगोल के अंतर्गत महाद्वीप का परिचय पर, यानी कि महाद्वीप के विषय में हम जानेंगे कि महाद्वीप क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों महाद्वीप के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगती है। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसा करने का प्रयास करता है कि कुछ ऐसे प्रश्नों को, कुछ ऐसे टॉपिक को आपके बीच में लाया जाए जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। हम उसी प्रयास में लगे हैं दोस्तों। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट आपको लक्ष्य तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। ये जितने भी वीडियो डल रही है सब फ्री ऑफ कास्ट है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा प्यारे दोस्तों कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे नया बैच प्रारंभ किया गया है। और इस लक्ष्य बैच के अंतर्गत प्यारे दोस्तों हम पहले किसी भी टॉपिक का डीपली नॉलेज लेंगे, उसके बाद उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार टॉपिक को। आइए देखते हैं। तो दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है विश्व का भूगोल यानी महाद्वीप के परिचय के बारे में, जैसा कि मैंने बताया। आइए देखते हैं महाद्वीप की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों मूलतः महाद्वीप शब्द का प्रयोग भूमि के किसी भी क्षेत्र, किसी भी आकार तथा जल द्वारा अलग ना किए गए क्षेत्र जिसमें द्वीप भी शामिल हैं के लिए किया जाता है। बात समझ आ रही है दोस्तों? ऐसे समझिए कि जो महाद्वीप की परिभाषा वो क्या है कि मूलतः महाद्वीप क्या होता है, या ऐसे समझिए कि महाद्वीप शब्द का प्रयोग भूमि के किसी भी क्षेत्र, किसी भी आकार तथा जल द्वारा अलग ना किए गए क्षेत्र जिसमें द्वीप भी शामिल है के लिए किया जाता है। ठीक है, महाद्वीप शब्द का प्रयोग ऐसे क्षेत्रों के लिए किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों महाद्वीप और महासागरीय संचलन क्या होता है। आइए इसके सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो दोस्तों सामान्य परिचय आइए देखते हैं। पहला क्या है कि वर्तमान में पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल है एवं 29.2% भाग पर स्थल है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार महाद्वीपों एवं महासागरों का वर्तमान स्वरूप जो आज मानचित्रों में दिखाई पड़ता है हमेशा से ऐसा नहीं था तथा भविष्य में भी वर्तमान जैसा नहीं रहेगा। यानी ये बताया जा रहा है कि वर्तमान में पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल है और बाकी बचे यानी 29.2% भाग पर स्थल है। लेकिन वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि जो महाद्वीप और महासागरों का जो स्वरूप है वो आज मानचित्रों में दिखाई पड़ता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, यानी पहले ऐसा नहीं था और भविष्य में भी, और वर्तमान जैसा नहीं रहेगा, यानी जैसा अभी है वैसा भविष्य में नहीं रहेगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है दोस्तों, वो कैसा है? सवाल उठता है कि प्रारंभिक समय में महाद्वीपों एवं महासागरों की अवस्थिति कैसी थी तथा इसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं एवं यह कारण कैसे प्रभावित करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे यह प्रश्न जरूर उठता है कि प्रारंभिक समय में महाद्वीपों एवं महासागरों की अवस्थिति कैसी थी, यानी उनकी स्थिति कैसी थी, तथा इस स्थिति में परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे एवं यह कारण कैसे प्रभावित करते हैं। अगला है, उपरोक्त सभी प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास भूवैज्ञानिकों ने किया तथा इसके लिए कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कि इन सभी प्रश्नों को, जो जिस भी तरह के प्रश्न उठते हैं उनके समाधान करने के लिए भूवैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ प्रयास किया। उसके लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों, जिससे हम महाद्वीप और महासागरीय संचलन से संबंधित जो भी मन में सवाल उठते हैं, ठीक है, उसका समाधान किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन, प्रवाह या विस्तार के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीच में गैप हो गया है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि एक विशेष परिस्थिति के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में। तो दोस्तों महाद्वीपीय
चलिए, तो महाद्वीपीय विस्थापन, प्रवाह या विस्तार, आइए देखते हैं। वर्ष 1956 में अब्राहम आर्टेलियस डच मानचित्रवेत्ता ने अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के तटरेखा में समानता के आधार पर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया था। बात समझ आ रही दोस्तों, क्या किया था कि वर्ष 1956 की बात है। 1956 में अब्राहम आर्टेलियस, ये एक वैज्ञानिक थे, ये कह लीजिए कि ये डच मानचित्रवेत्ता थे, जिन्होंने क्या किया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में समानता के आधार पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। बस समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट पर। वर्ष 1908 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक A.B. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था वैज्ञानिक A.B. टेलर ने, और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और कब किया था? वर्ष 1908 में किया था। स्थलखंड के क्षैतिज स्थानांतरण के विषयों में था। टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह का मुख्य कारण ज्वारीय शक्तियों को बताया। उन्होंने क्या किया कि जो महाद्वीपीय प्रवाह का जो मुख्य कारण था वो क्या माना था? ज्वारीय शक्ति को बताया था कि ज्वारीय शक्ति ही महाद्वीपीय प्रवाह का मुख्य कारण है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1912 के जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर, 1912 की बात है, जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने भी महाद्वीपीय और महासागरों के विवरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक और प्रश्न बन सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, देखिए दोनों में अंतर है दोस्तों, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कीजिएगा। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत F.B. टेलर ने दिया था, जबकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। आगे चलते हैं। बाद के वर्षों में महाद्वीपीय एवं महासागरों के प्रवाह को सागर नितल प्रसरण एवं प्लेट विवर्तनिक जैसे सिद्धांतों के द्वारा सुधार एवं मजबूती प्रदान की गई। यानी कि बाद के वर्षों में महाद्वीपों और महासागरों के प्रवाह को क्या किया गया? सागर नितल प्रसरण एवं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांतों के आधार पर सुधार एवं मजबूती प्रदान की गई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो वेगनर एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे जो पृथ्वी की सतह पर अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने अध्ययन के दौरान यह पाया कि ठंडे प्रदेशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन में कोयले के भंडार हैं, जबकि गर्म प्रदेशों जैसे ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया में हिम निक्षेप के प्रमाण मिल रहे हैं। ये भी देखा उन्होंने अध्ययन में क्या पाया दोस्तों? जो ठंडे प्रदेश हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन है, वहाँ कोयले के भंडार हैं जहाँ ठंडे प्रदेश हैं। जो गर्म प्रदेश हैं वहाँ ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में हिम निक्षेप के प्रमाण मिल रहे हैं। इसी प्रकार की विशेषताओं को देखने के बाद वेगनर ने दो संभावनाओं पर विचार किया कि यदि स्थल भाग एक जगह स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर को जलवायु कटिबंध में परिवर्तन होने की कोई प्रमाण नहीं मिला, अतः उन्होंने स्थल के स्थायित्व को स्वीकार करके इसे स्थानांतरण एवं प्रभाव पर विश्वास किया। बात समझ आ रही दोस्तों? उन्होंने क्या किया? वेगनर ने जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन होने का जब उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिला तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने स्थल के स्थायित्व को अस्वीकार कर दिया, यानी कि स्थल के स्थायित्व को अस्वीकार करके इसके स्थानांतरण एवं प्रभाव पर विश्वास किया। ठीक है, अगला है, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित मान्यताओं को विश्लेषण का आधार बनाया। यानी कि जब उनको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्पष्ट करना था तो उन्होंने क्या किया? कुछ मान्यताओं को विश्लेषण का आधार बनाया। आइए देखते हैं कौन सा। तो महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक विरध महाद्वीपीय पेंजिया संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग पैथालासा यानी जल ही जल था। पेंजिया के मध्य एक उथला एवं संकीर्ण महासागर यानी टिथिस सागर था। बस समझ में आ रही है? यानी पेंजिया के बीच में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर यानी टिथिस सागर। देखिए प्रश्न बन सकता है कि टिथिस सागर किसके बीच में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये स्थित है पेंजिया के बीच। बस समझ में आ रही है? पेंजिया के बीच। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, कार्बोनीफेरस युग के पहले तक सभी महाद्वीप पेंजिया के रूप में जुड़े थे,
तथा सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैर रहे थे, क्योंकि सियाल का घनत्व सीमा से कम है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सियाल और क्रस्ट के बारे में। आगे चलते हैं। कार्बोनीफेरस युग के अंतिम चरण में चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व ध्रुवीय फ्लाइंग बल के कारण पेंजिया का विखंडन अंगारा लैंड के रूप में होना प्रारंभ हुआ। आगे चलकर जुरासिक युग में पुनः उपरोक्त बलों के प्रभाव से गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का विभाजन प्रारंभ हुआ। लॉरेशिया अथवा अंगारा लैंड से उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया तथा यूरोप का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, पर्यायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। प्लीस्टोसीन युग तक महाद्वीपों ने परिवर्तन स्थिति से मिलता जुलता स्वरूप धारण कर लिया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है दोस्तों कि प्लास्टोसीन, ठीक है, प्लीस्टोसीन युग तक महाद्वीपों ने क्या किया था, वर्तमान स्थिति से मिलता जुलता स्वरूप धारण किया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि महाद्वीपों का विखंडन के बाद विभिन्न दिशाओं में विस्थापन के कारण पैंथलासा का संकुचन हुआ। बात समझ में आ रही है दोस्तों? से समझिए कि महाद्वीपों के विखंडन के बाद विभिन्न दिशाओं में विस्थापन के कारण पैंथलासा का संकुचन हुआ। वर्तमान में पैंथलासा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर का नाम दिया जाता है। यानी कि जब महाद्वीपों का विखंडन हुआ तो विभिन्न दिशाओं में इसका विस्थापन हुआ, जिसके कारण पैंथलासा का संकुचन हो गया। वर्तमान में पैंथलासा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि पर्यायद्वीपीय भारत यूरेशिया अफ्रीका का उत्तर की ओर विस्थापन होने के कारण टेथिस सागर में निक्षेपित अवसाद में वलन पड़ने से हिमालय और आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी पर्यायद्वीपीय भारत जैसे यूरेशिया हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, का जो उत्तर की ओर विस्थापन हुआ, जिसके कारण टेथिस सागर में कुछ निक्षेपित अवसाद में वलन पड़ने से हिमालय तथा आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में वैश्विक प्रमाण, जैसे कि महाद्वीपीय साम्यता क्या होती है। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में एवं अफ्रीका के आमने सामने के तटों में अद्भुत साम्यता दिखती है, यानी समानता दिखती है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि पहले ये आपस में जुड़े थे। इसी तरह उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट की यूरोप के पश्चिमी तट के साथ समानता स्थापित की जा सकती है। दोस्तों बात समझ में आ रही है? चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया तथा इरिट्रिया का उभार पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान की तट रेखा से संयुक्त किया जा सकता है तथा ऑस्ट्रेलिया को बंगाल की खाड़ी में जोड़ा जा सकता है। वेगनर ने इसे साम्य स्थापना अथवा जिग्शा फिट का नाम दिया। दोस्तों ऐसे समझिए कि जो महाद्वीपीय साम्यता है उसका नाम जिग्शा फिट का नाम किसने दिया था? तो ये वेगनर ने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। बात समझ आ रही है? पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया तथा इरिट्रिया का उभार पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान की तटरेखा से जोड़ा जा सकता है या संयुक्त किया जा सकता है तथा ऑस्ट्रेलिया को बंगाल की खाड़ी में भी जोड़ा जा सकता है। इस जोड़ने को जो इसे साम्य स्थापना कहते हैं या फिर इसे जिग्शा फिट का नाम किसने दिया था? वेगनर ने दिया था प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं तटीय चट्टानों की आयु में समानता। बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। ब्राज़ील तथा पश्चिमी अफ्रीका के तट पर 200 करोड़ वर्ष पुरानी सैलों के समूह की पट्टियाँ पाई जाती हैं जो आपस में मेल खाती हैं तथा दोनों जुरासिक काल की हैं। इससे यह पता चला है कि दोनों किनारों पहले आपस में जुड़े रहे होंगे। यानी ब्राज़ील तथा जो पश्चिमी अफ्रीका के जो तट है उससे 2 करोड़ वर्ष पहले की जो चट्टानें थीं उनके समूह की जो पट्टियाँ पाई जाती हैं और आपस में जो मेल खाती हैं, ये दोनों क्या हैं? जुरासिक काल की हैं। इससे यह पता चलता है कि दोनों किनारे पहले क्या थे? आपस में जुड़े रहे होंगे। अब देखते हैं टिलाइट क्या होता है। टिलाइट दोस्तों ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें होती हैं। यानी ऐसे समझिए टिलाइट क्या है? एक अवसादी चट्टान है। भारत में स्थित टिलाइट तलछटों के प्रतिरूप पर्यायद्वीपीय विभिन्न स्थलखंडों के आधार पर तलों में पाए जाते हैं
जो एक लंबी अवधि वाले हिमछादन की ओर इंगित करते हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिण गोलार्ध में स्थित अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एवं मेडागास्कर में हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें प्राचीन जलवायु और महाद्वीपों के जुड़ाव के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। बात समझ में आई? टिलाइट जो होते हैं प्यारे दोस्तों, ये एक लंबी अवधि वाले हिमछादन की ओर इंगित करते हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एवं मेडागास्कर में जो हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें हैं, वो प्राचीन जलवायु और महाद्वीपों के जुड़ाव के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों जीवाश्म के बारे में। तो जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म है लैमूर के जीवाश्मों की भारत, अफ्रीका तथा मेडागास्कर में उपस्थिति के कारण ही कुछ वैज्ञानिकों ने तीनों स्थानों को जोड़कर लेमुरिया स्थलखंड का नाम दिया है। क्या दिया है? लेमुरिया स्थलखंड का नाम दिया है। दूसरा है मेसोसारस, एक रेंगने वाला छोटा जीव है जो केवल उथले खारे पानी में ही रह सकता था। दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत एवं ब्राज़ील के इटाइबर शैल समूह में इसके अस्थि अवशेष मिलते हैं, जिससे इनके आपस में जुड़ाव का संकेत मिलता है। दोस्तों, जो मेसोसारस एक क्या है? रेंगने वाला छोटा सा जीव है जो उथले खारे पानी में तो रह सकता है, लेकिन ये कहाँ पाए गए? दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत एवं ब्राज़ील के शैल समूह में इसके अस्थि अवशेष मिलते हैं, यानी कि मिले हैं, जिससे इनके आपस में जुड़ाव का संकेत मिलता है। किसके आपस में? ये भी सुनिए, दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत एवं ब्राज़ील का आपस में जुड़े रहने के संकेत मिलते हैं, ऐसे समझिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं वनस्पति साक्ष्य। वनस्पति साक्ष्य क्या है कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एवं फॉकलैंड द्वीपों में ग्लोसोप्टेरिस नामक वनस्पति के प्रमाण यह प्रदर्शित करते हैं कि वे स्थलखंड अतीत में जुड़े रहे होंगे। तो प्लेसर निक्षेप। घाना अफ्रीका महाद्वीप तट पर स्वर्ण युक्त चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद वहां स्वर्ण के बड़े निक्षेप मिलते हैं, जबकि स्वर्ण युक्त चट्टानें शिराएं ब्राज़ील में पाई जाती हैं। यानी कि स्वर्ण वाली चट्टानें की जो शिराएं वो कहाँ पाई जाती हैं? ब्राज़ील में पाई जाती हैं। घाना यानी अफ्रीका महाद्वीप का एक तट है जिस पर स्वर्ण युक्त चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद इस प्रकार अतीत में इनके आपस में जुड़े होने के प्रमाण मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं संवहन धारा सिद्धांत क्या होती है। तो दोस्तों, संवहन धारा सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने किया था। होम्स ने स्पष्ट किया कि संवहन धाराएं एक कोशिका के रूप में विकसित होती हैं। साथ ही पृथ्वी के मेंटल भाग में ऐसी अनेक कोशिकाओं का एक तंत्र विकसित होता है। इससे स्थलखंडों में एक प्रकार का प्रवाहरूपी बल कार्य करता है, जिसके सहारे महाद्वीपीय संचलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कि एक कोशिकाओं का एक तंत्र विकसित होता है, इससे स्थलखंडों में एक प्रकार का बहने वाला बल कार्य करता है, ये संपन्न होती है। अब देखेंगे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत क्या होता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1961 में और 62 के बीच में हैरी हेस ने किया था। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले हेस ने निम्नलिखित तथ्यों का विश्लेषण किया, जैसे मध्य महासागरीय तटों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, जिससे अत्यधिक मात्रा में लावा बाहर निकलता है और भूपर्टी का निर्माण होता है। दूसरा है महासागरीय कटक के भाग में दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। कटकों के समीप चट्टानें नवीनतम है और कटकों से दूर जाने पर क्रमशः अधिक प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए, तो महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानें महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नवीन है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गार अधिक गहराई पर होते हैं, जबकि मध्य सागरीय तटों के क्षेत्र में ये भूकंप कम गहराई पर उत्पन्न होते हैं। अगला क्या है कि उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर ही हेस ने सागर नितल प्रसरण अर्थात सागरीय तल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे है, हेस के अनुसार महासागरीय तटों के मध्य ज्वालामुखी उद्भेदन से कटकों के बीच की दरार का भराव लावा द्वारा होने के कारण ही महासागरीय प्रॉपर्टी का होना दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है, फलतः महासागरीय तल का विस्तार हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हेस के अनुसार जहां ज्वालामुखी से नवीन भूपर्टी या महासागरीय प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, वहीं दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता,
क्योंकि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व अध्ययन और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप होता है। 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन तथा पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित करके प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कब किया था? 1967 में किया था। आगे है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के वृत्त खंड को प्लेट कहते हैं। या कई खंडों में विभाजित हो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होती है। इसमें क्या सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता रहती है। ठीक है, यानी जो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से जो निर्मित होती है वो क्या होती है? निर्मित जो विवर्तनिक प्लेट होती है इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ठीक है, आगे है, पृथ्वी की सतह पर 7 वृहद प्लेटों में केवल प्रशांत महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है, जबकि अन्य गौण प्लेट भी विद्यमान है। ये प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाली परिवर्तनों के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। इसका अधिकांश भाग महासागर से संबंधित होता है। विशाल चट्टान से निर्मित यह प्लेट महाद्वीप प्लेट से भारी तथा अत्यधिक घनत्व का होता है, किंतु इसकी मोटाई कम होती है। ठीक है, जो महासागर से संबंधित अधिकांश भाग होता है वो बेसाल चट्टान से बना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, महाद्वीपीय प्लेट का अधिकांश भाग स्थल मंडल से संबंधित होता है। यह अपेक्षाकृत हल्की एवं ग्रेनाइट की बनी होती है तथा इसका घनत्व कम होता है। यानी जो महाद्वीपीय प्लेट होती है इसका अधिकांश भाग क्या होता है? स्थल मंडल से संबंधित होता है। ये ग्रेनाइट की बनी होती है, उसका घनत्व कम होता है। इसकी मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। अब देखते हैं प्लेटों का संचलन क्या होता है, जो कि प्लेटों का संचलन तो स्थल मंडल के नीचे अथवा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनी धाराएं विद्यमान होती हैं। ये धाराएं लगभग 100 से 250 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती हैं। संवहनी धाराओं के कारण प्लेट लगातार चलायमान रहती है। प्लेटों का संचलन 3 प्रकार से होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। अब पहला होता है अपसारी संचलन। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहते हैं। यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहते हैं। यह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं उसे प्रसारी स्थान कहते हैं। दूसरा क्या है कि महासागरीय तल पर प्लेटों के अपसरण के कारण उत्पन्न तनावपूर्ण बल के द्वारा भ्रंशन की प्रक्रिया होती है। साथ ही मैग्मा के निष्कर्षण से कई परपटी का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपसारी प्लेट किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण इनकी रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। ठीक है, इनकी जो प्लेट होती है, प्लेट के किनारे पर नए क्रस्ट का निर्माण होता है, जिसके कारण इसे रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। इससे सागर तल का प्रसार होता है। विश्व के अधिकांश अपसारी किनारे मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ होते हैं। अपसारी संचलन का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, जहाँ से अमेरिका, यूरेशियन एवं अफ्रीका प्लेट अलग होती है। अब दूसरा देखते हैं अभिसारी संचलन। ये क्या होता है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। इसी प्रकार की गति का अभिसारी संचलन कहते हैं, जहाँ प्लेटों का क्षेपण होता है, जिसे प्रविष्ट क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, अभिसारी संचलन की बात करें तो अभिसारी संचलन के समय प्लेटों के आपस में टकराने व एक दूसरे को नीचे क्षेपण और ज्वालामुखी भूकंप की क्रिया के साथ साथ नवीन वलित पर्वत, गर्त तथा द्वीपीय चाप इत्यादि का निर्माण होता है। चूँकि इस प्रकार के संचलन में प्लेटों का विनाश होता है, अतः इसे विनाशात्मक प्लेट सीमांत भी कहते हैं। दूसरा है उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में इस प्रकार संचलन एक समान परिघटना है। यानी उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में संचलन की एक समान परिघटना है। अभिसारी संचलन 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा? पहला महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, दूसरा महाद्वीपीय महासंचलन, तीसरा महासागरीय और महासागरीय संचलन। पहला क्या है? महाद्वीपीय महासागरीय, दूसरा महाद्वीपीय, तीसरा है महासागरीय और महासागरीय। ठीक है दोस्तों, ये था आज का शानदार का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगला हमारा टॉपिक होगा महाद्वीपों के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं महाद्वीपों को 7 भागों में बांटा गया है, उसी पे हमारा अध्ययन चलेगा। तो दोस्तों,
फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।